नमस्कार, मैं साक्षी सहानी आपका बहुत स्वागत करती हूँ आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान यूनियन के अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आईपा में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आईपा द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है जिसमें प्रगतिशील राजनीति की बात होती है। तो आप क्या समझते हैं प्रगतिशील राजनीति में, और क्या सुझाव हैं आपके प्रगतिशील राजनीति को लेकर? देखिए, ऐसा है, प्रगतिशील राजनीतिक यानी कि एक नया दौर, एक नए हिसाब से जो है एक राजनीति का हिसाब किताब। हम लोग तो ये चाहते हैं जो भी किसान हित की बात करे, और हम उसका जो है समर्थन भी करते हैं और उसको हर तरह सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी जैसे हमारे भाजपा की सरकार है, हम सब लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया सबके सहयोग से। लेकिन बनने के बाद में कुछ दिक्कतें आती हैं कि जो है किसानों को भूल जाते हैं, जबकि सबको पता है ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और राजनीति में जो रास्ता जाता है वो गांव गलियारों से ही जाता है, खेती किसानों से ही जाता है। यहाँ 70% लोग किसान रहते हैं। जब राजनीति होती है, वोट की ज़रूरत होती है, तब घर घर जाते हैं, कहते हैं कि जी हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम 4 गुनी कर देंगे, हम पता नहीं क्या क्या वादे किए जाते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद सब लोग किसान को ही सबसे पहले भूल जाते हैं और किसान के बारे में कोई बात नहीं करता। उनके बाद उनके जो है बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, वो तो सब याद रहते हैं और किसान बेचारा एक वहीं का वहीं रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग किसान हित की बात करें और किसानों के हित में लड़े, तो उसको जो है हम चुनने का काम करेंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो किसानों के बारे में सोचे और काम करे। सर, अगर बात करें तो कोरोना के दौर में कहीं ना कहीं दोहरी मार कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर पड़ी है। जहां कोरोना था तो वहीं अगर बात करें, ये 3 जो बिल सरकार द्वारा लाए गए थे, इसको फिलहाल तो हटा लिया गया है, लेकिन इसके अलावा क्या किसानों की मांगे हैं और किन स्थितियों से जो है किसान अभी जूझ रहा है? देखिए, कोरोना तब से आया है, तब से तो एक कोरोना बीमारी की तो मार है ही है, सरकार की मार अलग से हुई है। कोरोना काल में ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये 3 कृषि कानून लाए गए हैं एकदम से, जिसका किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं, आपात बैठक बुलाई और आपात में ये सारे काम कर दिए गए। हम चाहते हैं कि इस तरह की सरकार ऐसे काम मत करे, काम करे तो किसान हित में करे। अब इस कोरोना ने हर किसी कमर तोड़ दी, किसानों का तो वो बुरा हाल कर दिया जो आप कुछ कह ही नहीं सकते। जबकि इस कोरोना में किसानों ने ही अपने काम में डटे रहे और जो भी एक वो बताते हैं कि भाई वो किसानों की वजह से ही आई है, वरना सारे काम ठप रहे और किसान अपने खेतों में तब भी मेहनत करते रहे। और लेकिन सरकार है कि किसानों को कुछ सोचती नहीं है, बताती है कि हम आय 2 गुनी करेंगे, हम आय 4 गुनी करेंगे। जबकि एक सरकारी सर्वे बताते हैं कि किसान की आय एक दिन की 27 रुपये बैठती है। अब आप ये बताएं, अगर पहली बात तो 27 रुपये क्या होता है, 27 रुपये में 1 कप चाय नहीं आती। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2 गुनी कर देंगे, भाई 27 की जगह 54-55 कर देंगे। अब बताओ, 100 भी कर देंगे तो क्या 100 रुपये में गुजारा हो जाएगा? ये लोग इतने बड़े राजनीतिक नेता बड़े बड़े बैठे हैं, इनके बताओ 100 रुपये में इनका क्या होता है? आखिर किसान को अपने बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, अपने परिवार चलाना होता है, बच्चों की शादी भी करनी होती है। ये सब खर्चे कहाँ से? किसान तो कर्ज के नीचे दबा रहता है, इधर फसल के नाम पे उधार लेगा, उधर फसल बेचेगा। फसल भी 2 रुपये की फसल होगी तो 1 रुपये में बिकेगी, उसका भी नगद पैसा नहीं मिलता। किसान तो बेचारा दर दर की ठोकरें खाने के लिए है और सरकार ने तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना रखा किसान को। और यही सरकार नहीं, जितनी भी सरकार आई है आज तक किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि भाई किसान भी कोई चीज़ है। किसान को तो बिल्कुल ऐसे बना दिया कि जैसे एक पालतू कुत्ते की तरह से बांध कर रख दिया। हम चाहते हैं कि अब जो है किसान जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा किसान है, अब सब समझता है, इन नेताओं की चाल को भी समझते हैं। और अब आने वाले समय में अब किसान इस बात का जवाब देगा कि कौन किसान हित की बात करता है और कौन नहीं करता है।
तो उसी हिसाब से ही आगे चल के जो है राजनीति में ऐसे लोगों को चुन के भेजा जाएगा जो किसान के बारे में सोचेंगे और बात करेंगे जी। सर, अगर बात करें जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, तो क्या सही मायनों में लगता है आपको कि जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतांत्रिक हैं? देखिए, लोकतांत्रिक तो सभी बताते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो वहाँ कुर्सी बैठते कर देते हैं। वहाँ बैठते ही अपनी मनमानी करते हैं। जब तक इन्हें कुर्सी नहीं मिलती जब तक तो इन्हें लोकतंत्र याद रहता है, या विपक्ष में बैठे रहो तो उन्हें लोकतंत्र याद रहेगा। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे उस दिन सब भूल जाएंगे, उस दिन अपनी मनमानी करते हैं। उनका अपना ही लोकतंत्र होता है, अपना ही सब कुछ होता है। तो लोकतंत्र के नाम की चीज़ का तो इन्होंने हवा बना रखा, चलता कोई नहीं है। क्या लगता है सही मायनों में कैसे एक राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक होना चाहिए? आपके क्या इस पे निजी विचार हैं? देखिए, पहली बात तो हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं। हमारा तो गैर राजनीतिक ये एक संगठन है। हम किसान हैं और ना ही हम कोई इतने बड़े नेता है कि भाई हम इस तरह के विचार करें। हम तो यही कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को चुन के भेजा जाए जो सही मायने में देश सेवा कर सके। लोग कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है, सेवा अपनी करते हैं, देश की सेवा कोई नहीं करता। सब नेता झूठे सच्चे वादे करके पता नहीं ये दिखाते हैं कि भाई हम ही हैं और हम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जहाँ कुर्सी पर बैठे वो सब कुछ भूल जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। सर, अगर बात करूं तो युवा जो है, युवा पीढ़ी की अगर बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण अंग कहीं ना कहीं समाज का बताए जाते हैं। युवा पीढ़ी मत देती है और मतदान के लिए कहीं ना कहीं सब प्रेरित करते हैं युवा पीढ़ी को, फिर युवा पीढ़ी जाके मत देती है। लेकिन जब निराशा हाथ लगती है, तमाम पार्टियां रोजगार नहीं दे पाती, एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाती, तो निराशा की कहीं ना कहीं भाव उनके अंदर आ जाते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि युवाओं पीढ़ी के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? अब आज की डेट में युवा ही सबसे ज़्यादा परेशान है। अब आप ये देख लिए, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोरोना शुरू हो गया, किसी भी बच्चे की कोई फीस माफ़ नहीं करी गई। पूरी फीस चल रही है, सारे खर्चे वही हैं। स्कूलों की मनमानी है, और मनमानी इसलिए है कि सब नेताओं के स्कूल हैं, हमारे आपके तो है नहीं। ये सब नेताओं के, और नेता चाहते नहीं हैं। अब इस समय में आप ये बताइए, सरकार भी कई बार कहती रहे कि यहाँ नहीं ट्यूशन फीस ले रहे, फलाना ले रहे। वो ट्यूशन फीस भी ऐसी बना दी उन्होंने कि उसमें ट्रांसपोर्ट भी जोड़ रहे, उसमें लाइब्रेरी भी जोड़ रहे, उसमें पता नहीं क्या क्या सारे खर्चे जोड़ रखे उन्होंने। कहीं भी कोई फीस माफ़ नहीं है, कोई रियायत नहीं है। तो अब युवा क्या करेगा जी, पढ़ भी नहीं पा रहा। अब ऐसे में जो है फीस देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। स्कूल में जो है कोई नाम काट रहा है, कोई टीसी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, उत्पीड़न हो रहा है बच्चों का भी। तो आगे युवा पीढ़ी भी समझ रही है और सोच समझ के ही वोट की जाएगी। जो इस तरह के झूठे बातें करते हैं, झूठे जुमले पहनाते हैं, वो सब को छोड़ करके अब एक नई तरह की राजनीति सब लोग चाहते हैं, और ऐसे लोगों को चुन के ही राजनीति भेजा जाएगा। अगर बात करी जाए, जब चुनाव आते हैं और आगामी उत्तराखंड में भी चुनाव आने वाले हैं, 2022 विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं मुद्दे जो है अगर देखें तो जो सही के मुद्दे हैं, महंगाई की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात करी जाए, इन सब से भटक के कहीं ना कहीं भावनात्मक हो जाते हैं, और इसी को चलते लोगों को भी देखा जाता है कि भावनात्मक तरीके से वोट देते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अब देखिए, महंगाई में हर रोज़ डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, थोड़ा बहुत जिक्र करते भी हैं। अब सरकार ने क्या किया कि वो 5-7 रुपये घटा दिए, रुक्का मचा दिया। सारी मीडिया ने भी सब जगह कि भाई इतने रुपए घटा दिए, इतने रुपए अरे भाई आपने जो है 50 का 100 कर दिया, और 100 में से 10 रुपये घटा के फिर 90 कर दिया, तो क्या कर दिया? सरकार के इतने टैक्स हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। महंगाई तो सरकार कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है, और जितने भी है इस महंगाई की वजह से, अब जैसे स्कूलों का भी है और तरह का भी है, हर आदमी परेशान है। और मैं तो कहता हूँ सरकार या तो सोच समझ के काम करे, नहीं आने वाले समय में जनता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं आईपा कर रहा है। आईपा की इस कोशिश को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई आपके चैनल को, जो इस कोशिश में लगा हुआ है, और पूरी कोशिश से आप लगे रहो। और हमारा जो है भाई आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप भी पूरी कोशिश करें, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अच्छे लोग चुन के आए और एक अच्छी राजनीति बने। जो इस तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं उनको बाहर किया जाए। आज की डेट में किसी भी सरकार में देख लो, ज़्यादातर भ्रष्टाचारी जिन पे तरह तरह के मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग जो हैं यहाँ मंत्री बने बैठे हैं। पता चलता है आज तो पुलिस वालों ने उसे
जेल में बंद किया और कल को नेता बन के आ गया, पुलिस वाले उसकी जो सिक्योरिटी में खड़े हैं। तो जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो, कोई किसी किस्म का केस हो, ऐसे लोगों को तो राजनीति में बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए और ना उन्हें आने देना चाहिए। स्वच्छ लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। दूसरे नेताओं का ऐसा हिसाब हो गया कि मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ, आप मेरी कर देते हैं, बाकी जनता जाए भाड़ में। इन लोगों को अपनी सैलरी बढ़ानी हो, अपने भत्ते बढ़ाने, अपना कुछ भी करना हो, सत्ता पक्ष विपक्ष सारे बैठेंगे और तुरंत कर देंगे। कहले जी हो गया, इतने रुपए हो गया, इतना भत्ता बन गया, इतनी सैलरी होगी। और जब कई नंबर आता है पब्लिक का, सोच सोचे कदम उठाते, 2 रुपये नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे नेताओं को भी जो है सरकार से बाहर करो और अच्छे स्वच्छ नेताओं को जो है चुन के लाओ, जो कम से कम जनता का भला करे। और एक मैं ये भी मांग करता हूँ, जो ये राजनीति में आज विधायक हैं, कल सांसद हैं, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उनकी जगह जगह की पेंशन उनको मिल रही है, जगह जगह उनकी सैलरी मिल रही है, उनकी सुविधाएं मिल रही हैं। ये सारी सुविधाएं बंद होनी चाहिए। अगर ये समाज सेवा करे तो समाज सेवा की तरह से इनको रखा जाए। नाम तो समाज सेवा का है और लूटने में पड़े हैं। आप किसी भी नेता को देख लो, आज अगर कोई विधायक बन गया, आज तो वो हमारे जैसा ही है, और विधायक बनते ही विदेशों में उनके कोठी मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, उनके कारोबार मिलेंगे, उनके पता नहीं कहाँ से नोट आ जाते हैं। तो ऐसे आदमियों को सरकार में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज सेवा का जो बीड़ा उठाते हैं, केवल समाज सेवक ही सरकार में रहने चाहिए। और ऐसे नेताओं को जितना भी जल्दी हो सके इनकी छटनी करके बाहर किया जाना चाहिए। एक सवाल सर ये है, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी कट भी रही है कि किसान बनने में, क्योंकि जिस हिसाब से आपने दिक्कतें बताई कि आय नहीं बढ़ाती सरकार, किसानों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, किसानों के सरोकार की बात नहीं करती, तो ऐसे में युवा पीढ़ी को कैसे प्रेरित कर रहे हैं आप लोग कि युवा भी कहीं ना कहीं किसानी में आए? देखिए, किसान इतना परेशान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप कोई भी अगर आराम से बैठ के किसान के दुख की बात सुनेंगे, उसकी दर्द की बात सुनेंगे, तो आप भी कहोगे कि किसान किस हालत में जी रहा है। तो बच्चे तो इसलिए नहीं आना चाहते। किसान की कोई आय कुछ नहीं है, किसान का पूरा परिवार खेती करता है और उसकी जो है ना, ऐसी भी मजदूरी नहीं मिलती। अगर एक दिन में एक मजदूर 500-600 रुपये की दिहाड़ी लेता है और यहाँ 500-600 रुपये महीने के पड़ते हैं। अब आप ये बताइए कि आदमी कैसे क्या कर सकता है। इसमें तो पता नहीं कैसे कैसे अपनी मजदूरी करके, रूखा सूखा खा के, फटे पुराने पहन के तब आदमी अपनी गुजर बसर करता है। और इसीलिए आने वाली जो है युवा पीढ़ी वो किसानी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो चाहते हैं चाहे किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसानी से दूर रहना चाहते हैं। यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, मिलता कुछ है नहीं। और सरकार भी कहती है कि आय 2 गुनी 4 गुनी। अभी सरकार ने किसानों के लिए किया कि भाई आपको 2-2 हज़ार रुपये साल में 3 बार मिलेंगे। देखिए, हम कहते हैं कि सरकार इन किसानों को भिखारी ना बनाए। ये तो एक भीख देने वाली बात है। अगर सरकार इन्हें मदद करती है तो इनकी मदद करे, इनकी जो उपज है उसको सही दाम मिले, सही समय पर उनको पैसे मिले, और जो इनकी खाद है, इनके पेट्रोल डीजल हैं, जो इनकी जो है दवाई या बीज है, उन्हें सही रेट में, जितने सरकार ने टैक्स भर रखे इन पे, अब डीजल पे कितना टैक्स है, अब बताओ किसान कैसे करेगा? पानी नहीं चला सकता, खेत में जुताई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो सरकार उन बातों पर ध्यान दे, तब तो इनका जो है कुछ आय बढ़ेगी और कुछ काम होगा। और अगर जो है वैसे ही मुजबानी करते रहे कि भाई हमने इनकी 2 गुनी कर रहे आए और 4 गुनी कर रहे, तो कुछ सहारा नहीं है। सहारा तभी लगेगा तब इनको बारीकी से देखें और इनकी सारी बात सुने, और ये भीख वाली बात बिल्कुल बंद करें और इनको ऐसे हिसाब से बनाएं जिससे अपनी मेहनत करे और अपनी फसल, अपनी उपज को सही तरीके से बेचे। अब सरकार ने जैसे कि भाई कहीं भी बेच सकते हैं, कितना भंडारण कर सकते हैं, ये सब कहने की बात है। किसान तो जो है अपनी साल भर की खाने का भी अपने पास इकट्ठा नहीं रख पाता, क्योंकि उसे तो पैसे की जरूरत होती है, सारा माल बेच का ही है, अब कहाँ से भंडारण करेगा। तो ये इस तरह के जुमले जो है बंद करें और सही तरीके से काम हो, तो किसान तब आगे बढ़ सकता है और हमारी युवा पीढ़ी भी तभी किसानी की तरफ बढ़ सकती है। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि किसानी सब बंद कर देंगे और फिर यही देखा करेंगे कि ये गेहूँ कहाँ से आता था और गेहूँ की रोटी कैसी होती थी, फिर यही पिज़्ज़ा बर्गर और यही सब यहाँ भी चलेगा, चाउमीन जो है। आइपा के साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सोमदत्त शर्मा जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे हमसे बातचीत करी। अगर आइपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।